चलिए, कल हमने कहाँ तक स्टार्ट किया था? स्नेहन में आधा पढ़ लिया था ना। तैल यूश वाला देख लिया था, स्नेह द्रव्य गुण देख लिए थे, मात्रा देख ली थी अभ्यंग की। डल्लन के अनुसार उद्वर्तन उद्घर्षण ये सब देखने थे, है ना। तो डल्लन के अनुसार कुछ डेफिनेशंस दी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मिलती जुलती। उद्वर्तन उद्घर्षण उत्सादन क्या है बेसिकली, है ना। तो उद्वर्तन में देखो, जैसे द्रव्यों का उपयोग जो प्रविलापन या विमलापन करते हैं, प्रविलापन और विमलापन। तो प्रविलापन और विमलापन करने वाले द्रव्य जो होते हैं वो उद्वर्तन है ना। याद कैसे रखेंगे? ये विलापन और विमलापन, तो विमला और विला ऐसा याद रखना। विमला जो है वो बर्तन मांजती है, तो बर्तन मांजने का काम कौन करता है? विमला नाम की बाई होती है ना अपने यहाँ। विमला पमला जो है वो बर्तन मांजने का काम करती है। विमलापन प्रविलापन करने वाला कर्म कौन सा? बर्तन। अब आ जाओ घर्षण पे। घर्षण में देखो, घर्षण को अंडरलाइन करो। कभी भी घर्षण करना मतलब क्या होता है? घिसना कोई चीज को, सूखा तरीके से बताता है। तो देखो वही लिखा है कि अस्नेह औषध चूर्ण आदि, मतलब बिना स्नेह की औषध चूर्ण से शरीर का घर्षण करना। घर्षण शब्द कब यूज होता है? घर्षण शब्द जब यूज होगा जब आप कोई सूखी चीज से किसी चीज को घिसते हो, तब अपन बोलते हैं ना घिस दो उसको। घिस दो मतलब खाली सूखा घिस दो। स्नेहन से करना रहता है या गीले से करना रहता है, अपन उसको मालिश बोलते हैं, अभ्यंग बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, है ना। इसलिए घर्षण से याद रखना कि चूर्ण वाला याद रखना। चूर्ण का घर्षण करते हैं अपन, है ना, घिसते हैं ना चूर्ण को। तो अस्नेह चूर्ण वाला आएगा तो घर्षण। ऐसे ही आता है एक उत्सादन। उत्सादन में देखो सा आ रहा है, उस सा को अंडरलाइन करो, सा। और यहाँ पे स्नेह को अंडरलाइन करो, सा स्नेह कल्क। मतलब स्नेह कल्क से अगर आप घर्षण कर रहे हो तो उसको फिर उत्सादन बोलेंगे। तो सा से स्नेह, सा से उत्सादन। घर्षण है तो घर्षण चूर्ण से करते हैं, और वर्तन कौन मानती? विमलापन और प्रविलापन, विमला। ऐसे ये तीन याद हो जाते हैं। सुश्रुत क्या बोलते हैं? देखो डल्लन ने तो ये बोला, सुश्रुत क्या बोलते हैं? उद्वर्तन प्रतिलोम गति से करते हैं। इंपॉर्टेंट, देखो उद लग गया ना सामने, उद मतलब वर्तन था नॉर्मल वर्ड, उसमें उद लग गया तो वो उल्टा हो गया। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। सीधी गति से नहीं करोगे, प्रतिलोम गति से करोगे, मतलब नीचे से ऊपर, पैर से सिर की तरफ उसकी दिशा होती है उद्वर्तन की, इसलिए ये प्रतिलोम है ना। और इसके लिए बहुत अच्छी लाइन आई है, याद रखना है। उद्वर्तनम वातहरम, उद्वर्तनम वातहरम कफ में तो विमलापनम। अभी याद कर लिया अपन ने विमला से, लाइन तो पहचान लेंगे। स्त्रीकर्माम अंगा नाम त्वक प्रसाद करम परम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी स्टार लगाएंगे। त्वक प्रसाद करम परम पूछता है क्या है, तो त्वक को प्रसाद करने की परम और स्थिरीकरण करने वाली कौन सी है? उद्वर्तन। तो त्वक प्रसाद कैसे याद रखेंगे? त्वक प्रसाद ऐसे याद रखना कि प्रसाद लेने के पहले बर्तन अपन मांजते हैं, ऐसा याद रखना। प्रसाद जब लेते हैं या कोई चीज को प्रसाद किसी को देते हैं तो बर्तन पहले अपन साफ करते हैं, फिर उसमें प्रसाद लेके देते हैं, है ना। तो त्वक प्रसाद कर्म वाली लाइन किसकी? उद्वर्तन की। अब वाग्भट जी क्या बोलते हैं? उद्वर्तनम कफहरम मेधसा प्रविलायनम। प्रविलायनम भी आगे यहाँ से भी पहचान लोगे, आपकी है तो उद्वर्तन की लाइन। विमलापन और प्रविलायन से अपन पहचान लेंगे कि उद्वर्तन की बात हो रही है, क्योंकि बर्तन मांजती विमला, ठीक है, ये भी वही सेम लिखा है। अब यहाँ पे पहचानना बचा है रेफरेंस, ये सुश्रुत का है और ये अष्टांग हृदय का है। कैसे याद रखेंगे? देखो सुश्रुत ने दो दोष बोले, वातहरम, कफ में दो विमलापन, जबकि भागवत ने क्या किया? केवल कफर और मेधसा बोला, वात की बात करी नहीं। तो हम समझते हैं कि सुश्रुत जो है वो पुराने हैं और अष्टांग हृदय नए हैं। और नए लोग वात वात को छोड़ के सीधा ध्यान किस पे देते हैं? कफ और मेद पे, क्योंकि मोटापा बहुत है आजकल। तो नए लोग केवल मोटापे पे ध्यान देते हैं, इसलिए उन्होंने कफ मेद विमलापन बोल प्रविलायन बोला।
वात वात की बात ही नहीं करी, जबकि सुश्रुत जी पुराने लोग थे, वो समझते थे कि वात वृद्धि ज्यादा जरूरी है या वात को शांत करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए उन्होंने वात हर कफ में दो विमलापनम बोला, जबकि वाग्भट ने केवल कफ और वयुत्था प्रलयन बोला। तो सुश्रुत ने दो दोष बोले, वाग्भट ने केवल एक दोष कफ पे कॉन्सेंट्रेट किया, क्योंकि मोटे ज्यादा थे नए लोग। बस ऐसे रेफरेंस पहचान लो क्या दोनों के अलग अलग। क्लियर। उद्घर्षण देखो क्या है, प्रसन्नता, सौभाग्य, शरीर की शुद्धि, लघुता आदि गुणों का उत्पादक, कंडु कोट वात का नाशक, ये इंपॉर्टेंट है। कंडु कोट वात नाशक कौन है? उद्घर्षण। तो कंडु होती है, कोट होता है, कुछ भी होता है, तो अपन क्या करते हैं? घर्षण करते हैं ना, बस ऐसे याद रखना। कंडु कोट वात का नाशक कौन होता है? उद्घर्षण। तो अपन घिसते हैं कंडु होने पे, कंडु होने पे अपन शरीर को घिसते हैं, बस। उत्सादन देखो तो उत्सादन स्त्रियों का शरीर विशेष रूप से कांतिमान, क्यों? क्योंकि उत्सादन में सा आ रहा है, स्त्री का सा, बस। और सा से स्नेह भी हो रहा था, दोनों चीजें याद हो रही है अपने को। उत्सादन में सा से स्नेह, सा से स्त्री, तो स्त्री के रूप में विशेष कांतिमान कौन होगा? उत्सादन। उद्घर्षण और उत्सादन दोनों से सिराओं के मुख की वृद्धि, त्वचा स्थित अग्नि भ्राजक पित्त की दीप्ति होती है ना, दीप्ति होती है। ये भी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से होता है ना। उसके बाद देखते हैं वाचार वाग्भट के अनुसार मूद तेल, मूद तेल के कुछ उनने, मूद तेल मतलब सिर पे यूज होने वाले तेल के फॉर्म्स, किस किस फॉर्म से किन किन तरीकों से आप यूज कर सकते हैं, क्या क्या बताया हमने। सबसे पहले शिरोभ्यंग, फिर शिरोपरिषेक, फिर पिचू, और फिर बस्ती। उत्तरोत्तर अधिक गुण वाले होते हैं, उत्तरोत्तर अधिक इंपॉर्टेंट, मतलब शिरोभ्यंग नॉर्मली, फिर परिषेक, फिर पिचू, और शिरोबस्ती सबसे ऊपर। अब पढ़ के देखो आप, तो आपको खुद को लगेगा कि अभ्यंग, अभ्यंग मतलब सिर की मालिश तो नॉर्मली भी कर देते हैं अपन, इसलिए शिरोभ्यंग सबसे नॉर्मल होता है, कोई भी कर देता है। फिर थोड़ा आगे बढ़े परिषेक, फिर उससे आगे बढ़े तो पिचू धारण, और फिर लास्ट में शिरोवस्ती लेने के लिए तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। तो ऐसे समझना कि अभ्यंग मालिश तो कोई भी कर लेगा, फिर उसके बाद आता है परिषेक, परिषेक के बाद पिचू, और फिर लास्ट में शिरोवस्ती। ये उसका उत्तरोत्तर अधिक गुणवान का क्रम है वाग्भट का मूद तेल, है ना, और वाग्भट का है मूद तेल। एक चीज ये हो गई इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है स्नेह की प्रविचारणाएं। स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी? 24। चरक की सबको पता है, काश्यप की होती है 20। कौन कौन सी नहीं मानी? उत्तर बस्ती, नश्य उत्तर बस्ती, नश्य बस्ती, मध्य को नहीं माना। किस किस को नहीं माना? ये चार को नहीं माना। ऊपर लिख लो उनबम, उनबम, उनबम। काश्यप ने चरकोक्त उनबम चार को नहीं माना, इसलिए उनकी 20 हो गई। उत्तर उन्बम क्या होता है? उन्बम, उत्तर बस्ती, नश्य बस्ती और मध्य, उनबम, उन्बम, है ना। तो उन्बम नहीं माना इनने। बाकी 20 कौन 24 कौन कौन सी चरक की, वो सब एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। ये वागुए, यूशले, अक्षितर्पण, उत्तर बस्ती, ठीक। प्रविचारणा क्या होती है देखो, प्रविचारणाएं क्या है? तो स्नेह को भोज्य पदार्थों के साथ लेना, स्नेह को भोज्य पदार्थ के साथ लेना प्रविचारणा कहलाता है। प्रविचारणा लिखा ना, प्र मतलब किसी के साथ। अच्छपान क्या होता है? प्रथम कल्पना, केवल स्नेहपान। एक तो प्रथम कल्पना भी है, और केवल स्नेहपान लेना क्या कहलाता है? अच्छपान, पता है आपको। रसों के संयोग से 64 प्रविचारणाएं होती हैं, चरक और वाग्भट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट। रसों का अगर संयोग कर दो आप, छह छह रसों का, तो छह छह मिला के 64 प्रविचारणाएं होंगी। तो रसों के संयोग से, संयोग 64, है ना, चरक वाग्भट। कैसे? रसों के संयोग से 63, और अच्छपान को मिला लो, वो जो ऊपर केवल गृहपान था, तो एक वो मिला लो, 64 हो जाएगी टोटल। तो रसों के संयोग से 64 हो गई। स्नेह का प्रयोग देखो, तासाम प्रयोगान वक्ष्यामि पुरुषम पुरुषम प्रति, ये लाइन पूछ कभी कभी आ सकती है कि तासाम प्रयोगान वक्ष्यामि पुरुषम पुरुषम प्रति किसके लिए आई है? अलग अलग पुरुष में अलग अलग बॉडी टाइप देख के कौन सा कर्म यूज करना चाहिए, वैसे तो सब करना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक लाइन स्नेहन के लिए आई है ना। तो पुरुषम पुरुषम प्रति कैसे याद रखेंगे? अलग अलग पुरुष में अलग अलग स्नेह के डोज होते हैं। भाई किसी को 3 घंटे में पसता है, किसी को 5 घंटे में पसता है, किसी को 7 दिन देना पड़ता है, किसी को 3 दिन, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्नेह की मात्राएं। तो चरक ने स्नेह की 3 मात्राएं बताई हैं, पहले तो संख्यावाचक क्वेश्चन याद रखना, है ना। कितनी मात्राएं टोटल बताई? चरक ने 3 मात्राएं बताई हैं स्नेहन की।
है ना। कौन सी? सबसे पहले होता है ह्रस्व मात्रा, फिर आती है मध्यम मात्रा और लास्ट में आती है कौन सी? उत्तम मात्रा। ऐसी 3 मात्राएं बस। तो ह्रस्व मतलब देखते हैं, ह्रस्व मतलब सबसे छोटी। क्या है इसका पाचन काल? अर्ध दिन या 6 घंटे। अर्ध दिन या 6 घंटे। तो आधे दिन में 6 घंटे ही होंगे, पूरे दिन में 12 घंटे होंगे। और याम से याद रखना है तो वाग्भट ने इसको याम या प्रहर बोला है, चरक ने अर्ध दिन बोला, वाग्भट ने याम या प्रहर बोला है। तो एक याम में 3 घंटे, है ना। तो 2 याम में 6 घंटे हो जाएंगे। तो 2 याम या 2 प्रहर वाली मात्रा है ये ह्रस्व मात्रा। प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयोग देखो कहाँ है। ज्वर अतिसार कास। ज्वर अतिसार कास। सीधे सीधे नीचे लिख लो। क्या लिखोगे? जैक। जैक लिख लो, है ना। यहाँ पे लिखो जैक। तो जैक की ट्रिक होती है अपनी क्या? ह्रस्व मात्रा। जैक मतलब ह्रस्व। तो ज्वर अतिसार कास, सीधे सीधे याद रखना, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है ना। तो ह्रस्व मात्रा अर्ध दिन में पचने वाली किसमें देते हैं? ज्वर अतिसार और कास। तीनों नॉर्मल डिसऑर्डर भी हैं, बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। ज्वर अतिसार कास हर सबको होता है। तो इसलिए इसमें ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसमें ह्रस्व मात्रा चलती है, ज्यादा स्नेह देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ठीक हो जाते हैं। तो जैक बन गया। अवस्था क्या रहेगी? मंदाग्नि, रिक्त कोष्ठी, बालक, वृद्ध, सुकुमार, अवरबल। अवरबल जो अरे अभी क्या हो गया? मैंने तो मंदाग्नि, रिक्त कोष्ठी, बालक, वृद्ध, सुकुमार, अवरबल की दी। ऑब्वियसली ह्रस्व मात्रा है। छोटी मात्रा किसको देते हैं अपन? जो मंदाग्नि हो, जिसकी जो ज्यादा मात्रा नहीं पचा पाएगा, है ना। रिक्त कोष्ठी, बालक, वृद्ध, सुकुमार, अवरबल, जो नॉर्मल हो, बालक हो, वृद्ध हो, जो ज्यादा क्लेश सहने की स्थिति में ना हो, कमजोर हो, उनको अपन देते हैं क्या? ह्रस्व मात्रा। लाभ इसका देखना इंपॉर्टेंट है। परिहारे सुखा चैषा मात्रा स्नेह ब्रहणी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मात्रा स्नेह ब्रहणी को स्टार लगाओ। मात्रा स्नेह ब्रहणी, है ना। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी मात्रा के लिए क्या बोला गया? देखिए, परिहारे सुखा। सुखा को अंडरलाइन करके पहचान लेना। सुख से पचने वाली कौन रहेगी? जो छोटी सी रहेगी। तो आप जरा सी मात्रा तो है ह्रस्व मात्रा, 6 घंटे में पचने वाली, तो वो सुख से पच जाती है। एक ऐसे याद रखना। एक स्नेहन ब्रहणी, ब्रहणी को स्टार लगाओ, कि ग्रहण करने वाली मात्रा होती है। ग्रहण मतलब छोटे से अमाउंट में दोगे तो वो स्नेह जो है वो ग्रहण कराएगा। तो ब्रहणी से पहचान लेना कि ग्रहण कौन कराएगा? जिसमें छोटी छोटी मात्रा में अपन स्नेह देते हैं, तो वो नरिश करेगा। बल्य वृष्या बल्या निराबाधा चिरम चाप्यनुवर्तते। वृष्य बल्य निराबाधा, निराबाधा मतलब बिना किसी दिक्कत के आराम से पच जाएगी। तो ऐसी मात्रा कौन सी होगी?
ऑब्वियसली जो सबसे कम होगी वही बिना बाधा के पच जाएगी। और वृश्य ब्रहणी से क्वेश्चन आता है, तो वृश्य और ब्रहण भी वही कराएगी, बल्य भी वही होगी, जिसमें अपन थोड़ा थोड़ा स्नेह देते हैं पेशेंट। एक साथ बहुत ज्यादा दे दोगे तो वो स्नेहन ब्रहण या बल्य नहीं कराएगा। तो बल्या, ब्रहणा और वृश्या, तीनों याद रखें किसकी है, रस्सु मात्रा। छोटे छोटे मात्रा में जब अमाउंट दो तभी वो नरिशमेंट कराता है। एक साथ बहुत ज्यादा दोगे तो दिक्कत देगा, ऐसे ये पहचान लेना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दूसरी देखते हैं मध्यम मात्रा। अब वाली मात्रा पच रही थी 6 घंटे में, तो ये पचेगी 12 घंटे में। 12 घंटे मतलब एक दिन। एक दिन। और याम में कितना, 4 याम या 4 प्रहर वाग्भट के अनुसार। ठीक। अब ये मध्यम मात्रा कहाँ देंगे, तो क्षुद्र कुष्ठ, कुष्ठ प्रमेय वात रक्त, याद रखना अच्छे से, कुष्ठ प्रमेय वात रक्त, ये बीच के डिसीज है। अब देखो ज्वर अतिसार काश जो है वो नॉर्मल था, हर किसी को होता है, यार बुखार आ गया, यार लूज मोशन हो गए, यार खांसी आ रही है ना, तो ये नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन अब क्षुद्र कुष्ठ, कुष्ठ प्रमेय और वात रक्त ये थोड़े ऊपर के लेवल के है ना। तो क्षुद्र कुष्ठ, कुष्ठ प्रमेय बीच में आते हैं, ना ज्यादा दिक्कत देते हैं, ना नॉर्मल भी नहीं होते, लेकिन जीवन भर साथ में बने रहते हैं। तो ऐसा याद रखना कि ये बीच के डिसीज है, जान भी नहीं लेते और नॉर्मली ठीक भी नहीं होते। तो बीच में रख दिया इनको, क्षुद्र कुष्ठ, कुष्ठ प्रमेय और वात रक्त को। अच्छे से याद रखना, दोनों से क्वेश्चन बना है। और अवस्था देखे तो मृदु कोष्ठी, ये इंपॉर्टेंट है। अब स्टार मार्क क्वेश्चन ये बनता है कि मंद अग्नि वाले में कौन सी मात्रा, तो रस्व मात्रा, क्योंकि उसकी अग्नि मंद है, वो ज्यादा मात्रा पचा नहीं पाएगा। लेकिन मृदु कोष्ठी वाले में कौन सी मात्रा, मध्यम मात्रा। तो म से मध्यम, म से मृदु, अच्छे से याद रखना। मृदु मध्यम खर, ऐसा अपन पढ़ते हैं हमेशा, अभी अपन पाक में पढ़ के आए, मृदु मध्यम खर। इसलिए मृदु जो है वो मध्यम में, याद रखना, मृदु कोष्ठी रश्म में मत लगा देना। म से मृदु, म से मध्यम, सीधे सीधे याद रखो। बाकी मध्यम अग्नि से तो समझ जाओगे, और बल और शरीर बल, बाकी मध्यम अग्नि और बल, और उसका शरीर का बल कैसा होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए। कोष्ठ भी मृदु होना चाहिए, मंद अग्नि नहीं होना चाहिए, मंद अग्नि में रस्व मात्रा लगाना, ठीक है ना। तो मृदु से मध्यम याद रखना, म से मध्यम, म से मृदु। बोला क्या है इसके लिए, मंद विभ्रंशा न चाहती बलहारिणी, मंद विभ्रंशा होती है और न चाहती, बहुत ज्यादा अति में बल का हरण नहीं करती। तो न चाहती जो होती है ना, वो बीच की कंडीशन होती है, भैया अति भी नहीं कर रही लेकिन नॉर्मल भी नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मध्यम मात्रा की बात हो रही, ऐसा याद रखना। न चाहती मतलब ज्यादा अति नहीं करेगी। और मंद विभ्रंशा, मंद से मंद, मंद मध्यम, ऐसा याद रखना। मां से मंद, मां से मध्यम। तो मंद विभ्रंशा मात्रा कौन सी, मध्यम मात्रा, स्टार लगाओ इसको, मंद विभ्रंशा को, एक भी लाइन नहीं छोड़ सकते आप। उसके बाद आते हैं अपन उत्तम मात्रा। उत्तम मात्रा होती है एक अहोरात्र में पचने वाली, क्योंकि 12 घंटे थी, ये 12 के बाद 24 वाली आएगी। तो एक अहोरात्र मतलब होता है 24 घंटे, पूरा एक दिन और रात मिला के बोलते हैं एक 24 घंटे। इसमें क्या क्या है, इसमें पूरे स्ट्रॉन्ग डिसीज आ जाएंगे, जैसे सर्पदस्त, सांप ने काट लिया, एक्यूट कंडीशन। विसर्प, एकदम से फैलता है, एक्यूट कंडीशन। उन्माद, पेशेंट कंट्रोल नहीं होता, एक्यूट कंडीशन। गुल्म का पेन भी एक्यूट होता है। मूत्र कृच्छता, कृच्छता हो रही है, मूत्र रिटेंशन हो गया तो भी इमरजेंसी कंडीशन है। और विबंध, कोई चीज का स्टूल पास नहीं हो रहा तो भी उसको तुरंत में आपको एक्शन दिखाने पड़ते हैं। तो जितने तुरंत में इंस्टेंट एक्शन वाली चीजें हैं वो कहाँ, उत्तम मात्रा में आएंगी ऑब्वियसली, क्योंकि अपन ने बोले ही है उसको इमरजेंसी में उत्तम मात्रा देना है। तो इमरजेंसी कंडीशन दिख रही है आपको, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद, गुल्म, मूत्र, विबंध, है ना, इनमें तुरंत एक्शन लगता है। अब क्षुद्र कुष्ठ हो गया तो तुरंत क्या कर लोगे, दवाई दोगे। लेकिन सांप ने काट लिया, विसर्प फैल रहा है, उन्माद में तुरंत कंट्रोल करना पड़ता है, गुल्म का पेन बर्दाश्त नहीं होता, मूत्र में यूरिन रिटेंशन हो गई है, तुरंत कुछ करो। विबंध में स्टूल नहीं आ रहा, तुरंत कुछ करो। ऐसा, ऐसे ये याद हो जाएगा उत्तम मात्रा। देना किसमें है, तो तीक्ष्ण अग्नि वाले को दोगे ऑब्वियसली। शरीर बल श्रेष्ठ होगा उसको दोगे, हाँ ये भी ठीक। नित्य प्रभूत स्नेह से भी, जो रोज प्रभूत मात्रा में स्नेहन का ऑलरेडी सेवन करता है तो उसको उत्तम मात्रा दे सकते हो आप, ये भी अंडरस्टूड है। क्षुत पिपासा सहा, जो भूख और प्यास का क्लेश सहन कर सकता है उसको भी दे सकते हो, हाँ ये भी ठीक है। और पावक ऊष्मच अबलो, है ना, पावक ऊष्मच्चा उत्तम बलो, मतलब पावक जो रहेगी, उसकी अग्नि जो रहेगी वो उत्तम बल की रहेगी, ये भी अंडरस्टूड है। तभी तो दोगे उत्तम मात्राएं, तो पचेगी नहीं। ये तीनों चीज समझ में आ रही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। बोला क्या है इसको, तो विकारांश तेषा शीघ्रम सम्यक प्रयोजिता, शीघ्रम, शीघ्रम से उठा लेंगे अपन, शीघ्रम सम्यक। तो बड़ी मात्रा इसलिए दे रहे जिससे जल्दी काम हो,
अपन बड़ी मात्रा क्यों देते हैं किसी को, डोज बढ़ा के क्यों देते हैं, जिससे जल्दी काम हो। तो शीघ्रम से उठा लेना कि ये उत्तम मात्रा की बात हो रही है, क्योंकि जल्दी काम कौन करेगा, जिसकी मात्रा बड़ी होगी। दोष अनुकर्षणी, वेरी इंपॉर्टेंट, दोष को अनुकर्षित करने वाली मात्रा कौन सी होती है, उत्तम ही होगी, तभी तो उसको उत्तम बोला है। जो दोष का कर्षण करके उसको बाहर निकाले, वेट ना करे, इसलिए उत्तम मात्रा है ये। और सर्व मार्ग अनुसारिणी, ये भी अंडरस्टूड है, सभी मार्गों में जाने कौन जा पाएगा, जिसको अपन ज्यादा क्वांटिटी में देंगे। भाई ज्यादा क्वांटिटी में दोगे तभी तो पूरे शरीर में फैल पाएगा ना। तो सर्व मार्ग अनुसारिणी भी उत्तम मात्रा और दोष अनुकर्षणी भी उत्तम मात्रा, बहुत अच्छे ध्यान रखना है ना। उसके बाद देखते हैं मंद विभ्रंशा, अभी पढ़ाया था मैंने। मंद विभ्रंशा कौन सी है, सुख पूर्वक स्नेहन एवं शोधन के लिए प्रयुक्त स्नेह की मध्यम मात्रा को बोलते हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट शोधन के लिए प्रयुक्त, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं कि चरक ने इसको शोधन के लिए प्रयुक्त बोला, और मध्यम मात्रा को मंद विभ्रंशा बोला है। तो हमने पढ़ लिया म से मंद, म से मंद। अब ऋषि ऐसी मात्रा होती है चौथे नंबर की, जो केवल वाग्भट ने मानी। देखो केवल वाग्भट ने, चरक ने तो 3 ही मात्रा मानी, ऋषि ऐसी किसने मानी, वाग्भट। तो वाग्भट जो थे वो सबसे छोटे थे, मतलब पहले सुश्रुत, पहले चरक, फिर सुश्रुत, तो सबसे छोटे वाग्भट। तो रश्व से भी छोटे हो गए वो ऋषि ऐसी, तीसरे नंबर पे आए थे ना, इसलिए ऋषि ऐसी मात्रा किसने मानी, वाग्भट ने। है क्या ये, तो स्नेह परीक्षार्थ, परीक्षार्थ मतलब टेस्ट करने के लिए। जब अपन पहले स्नेहपान के पहले दिन पेशेंट को बुलाते हैं, बोलते हैं कि भैया ये 5 या 10 ml बस हम दे रहे हैं आपको, देख लेते हैं आप कितने दिन में पचते हो, उस हिसाब से हम आपकी मात्रा चालू करेंगे। तो देखने के लिए, परीक्षा के लिए अपन देते हैं ना, उस मात्रा को टेस्ट डोज बोलते हैं। लिख लो यहाँ पे, टेस्ट डोज। जो टेस्ट डोज मात्रा होती है वो ऋषि ऐसी है ना। और ऋषि ऐसी टेस्ट डोज वाला कंसेप्ट भी किसका होगा, नए लोगों का ही होगा। नहीं नहीं, देखिए चेक करते हैं। जो 2 याम से भी कम समय में जीर्ण हो जाए, है ना। स्टार्टिंग कहां से करते हैं अपन, 2 याम से, पढ़ा था ना ऊपर। 2 याम मतलब 6 घंटे, 6 घंटे में पचने वाली रश्व मात्रा थी। तो जो रश्व से भी कम में पच जाए उसको ऋषि ऐसी बोलते हैं। और ये दिया किसने, वाग्भट ने। आप ब्रैकेट में लिख लो, टेस्ट डोज बोलते हैं इसको, देखने के लिए। फिर देखते हैं, आचार्य वाग्भट के अनुसार स्नेह की मात्रा चरक के समान ही है, उन्होंने अतिरिक्त ऋषि मात्रा को ही बताया है बस, बाकी पूरा एज इट इज चरक के जैसा बताया। ये तो हुई चरक वाग्भट की बात। सुश्रुत पे आ जाए अगर, तो सुश्रुत ने स्नेह की मात्राएं 5 बताई हैं, इसको स्टार लगाओ। सुश्रुत ने थोड़ा इलेबोरेट कर दिया उसको, भैया 3 ही मात्रा नहीं होंगी, बोले बहुत सी मात्रा रहती है ना। तो देखते हैं क्या क्या बोला। पहले तो ये देखो, 1 प्रहर से चालू किया इन्होंने, जबकि चरक ने 2 प्रहर से चालू किया था। क्वेश्चन यही बन जाएगा, 1 प्रहर में जीर्ण होने वाली, अर्ध दिवस में जीर्ण होने वाली, 3 प्रहर में जीर्ण होने वाली, 4 प्रहर में जीर्ण होने वाली, और 8 प्रहर मतलब 24 घंटे। 1 प्रहर 3 घंटे का याद रखना, 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 3 6 9 12 24, सीधे सीधे याद रखना, 3 6 9 12 24, सीधे सीधे करते जाओ, 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 6 9 12 24, ऐसा याद रखो। और सामने लिखो, सामने लिखते जाओ, अग्नि लिखो यहाँ पे लिखो अग्नि। यहाँ पे लिखो अग्नि, यहाँ पे लिखो वीवी, यहाँ पे लिखो स्नेहनी, स्नेहन लिख लो, अग्नि वीवी स्नेहन ग्लानि और यहाँ लिखो कुष्ठादि, लिखो। सीधी सीधी ट्रिक बनती है अपनी। अग्नि बीवी स्नेहन ग्लानि कुष्ठादि, मतलब अग्नि की बीवी है, अग्नि की बीवी को स्नेहन से ग्लानि हुई और फिर कुष्ठ आदि रोग हो गए, बस। और सामने आपको पता है, सामने की चीज याद है ना, 3 6 9 12 24, सीधा सीधा याद है वो तो, 3 6 9 12 24। उसको एक और चीज समझने की है कि 3 घंटे में पचने वाली जो 1 प्रहर की मात्रा है, उसको बोला क्या सुश्रुत ने, तो उसको बोला है चतुर्भाग गते हनि।
इंपॉर्टेंट। चतुर्भाग गते अहनि, ऐसा भी पूछ लेता है कभी कभी। अब यही समझ में नहीं आता चतुर्भाग गते अहनि का मतलब क्या है, उसको समझो। जिसमें चतुर्भाग गते मतलब दिन के 4 पार्ट होते हैं, तभी तो 4 प्रहर है ना, ये तो समझ में आ रहा। तो जो चतुर्थ भाग था वो चला गया है, मतलब एक प्रहर जो है वो चला गया, मतलब एक प्रहर में बचने वाली मात्रा क्या बोला है, चतुर्भाग गते अहनि, ऐसा समझना है। चतुर्भाग गते मतलब चौथा भाग चला गया, ऐसा नहीं कि 4 प्रहर की बात हो रही, ये कंफ्यूजन है ना। तो चतुर्भाग गते मतलब चौथा भाग निकाल दो, तो एक प्रहर को निकाल दो, तो एक प्रहर मतलब 3 घंटे, 3 घंटे वाली मात्रा को बोला है चतुर्भाग गते यानी। ऐसे ही अर्ध दिवस को क्या बोला है, तथा अर्ध दिवसे, ये तो समझ में आ रहा, आधा दिन मतलब 6 घंटे। अब 3 प्रहर को क्या बोला, देखो चतुर्भाग अवशेषित, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या बोल रहा है, वहां पे था चतुर्भाग गते अहनि, चौथा भाग चला गया मतलब 3 घंटे। यहाँ पे क्या है, केवल चतुर्थ भाग ही बचा है, मतलब 3 प्रहर चले गए, मतलब 3 प्रहर की मात्रा है। आया समझ में। चतुर्थ भाग अवशेषित है मतलब बचा हुआ है चतुर्थ भाग, चौथा भाग जो था वो बचा था, तो बात तो 3 कितने चले गए, 3 प्रहर चले गए, तो 3 प्रहर की मात्रा का हो गया ये। यहाँ पे क्या था, चतुर्भाग गते यानी चौथा भाग चला गया, मतलब केवल एक भाग, तो एक प्रहर या 3 घंटे, ऐसा समझना है। केवल चतुर्थ भाग बचा है मतलब गए कितने, 3 घंटे, तो 3 प्रहर की मात्रा को चतुर्थ भाग अवशेषित बोला है। बस ये 2 में याद रखना, कंफ्यूजन होता है। बाकी 4 प्रहर 12 घंटे को तो अवरात परिणते यानी बोल दिया, परिणते मतलब पूरा दिन ही परिणत हो गया, पूरा दिन मतलब 12 घंटे, और 8 प्रहर को तो अहोरात्र बोलते ही बोलते हैं। एक चीज ये समझेंगे। दूसरी चीज क्या काय में यूज होती है, तो अपन ने क्या ट्रिक बनाई, अग्नि की वीवी स्नेहन के कारण ग्लानि हुई फिर कुष्ठादि रोग हो गए, तो अग्नि पहली मात्रा जो है वो अल्पदोष नाशक अग्नि दीपक है, ठीक। दूसरी वीवी मतलब व्रण और वृश्य है, चरक की कौन सी थी, व्रण और वृश्य, रस्यो मात्रा याद होगा आपको, ब्रहण वृश्य बल्ले ऐसा बोला था चरक ने, किसके लिए, रस्यो के लिए। वो भी उनकी 6 घंटे वाली थी, है ना, इनकी भी 6 घंटे वाली है, कोई दिक्कत नहीं। तो अग्नि की बीवी को क्या हुआ, स्नेहन के कारण, तो स्नेहनिया कौन सी होती है उसके बाद वाली, स्नेहनिया और बहुदोष नाशक, ये बहुदोष को याद रखना। तीनों तो याद हो ही जाएंगे ना, पहला वाला अल्प दोष, फिर मध्यम दोष, फिर बहुदोष, तो अल्प मध्यम बहु तो लाइन से आएंगे आएंगे। तो अग्नि की बीवी को स्नेहन के कारण क्या हुआ, ग्लानी, मतलब ग्लानी मूर्छा मद आन्विता, ग्लानी मूर्छा मद किसमें होगा, चौथी मात्रा में, 4 प्रहर वाली में। और लास्ट में क्या हुआ, फिर उसको कुष्ठ आदि रोग हो गए, तो कुष्ठ विष उन्माद अपस्मार आदि रोग किसमें आएंगे, आखिरी में सबसे ज्यादा उत्तम अहोरात्र पचने वाली मात्रा में। ऐसे सीधे सीधे सुश्रुत पे याद हो जाता है। तो अग्नि की बीवी को स्नेहन से ग्लानी हुई फिर कुष्ठ आदि रोग हो गए, और मात्रा अपने पता ही है, 3 6 9 12 24, बस। एक प्रहर को 3 घंटे, एक प्रहर को बोला है चतुर्भाग गते, और 3 प्रहर को बोला है चतुर्भाग अवशेषित। ये दोनों चीज याद रखना, स्टार लगा के समझा भी दिया मैंने। अवशेषित मतलब केवल चौथा भाग बचा है, मतलब गए कितने, 3, तो 3 प्रहर की मात्रा को अवशेषित बोला है। क्लियर। इसके बाद आते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चारों स्नेह को अलग अलग कहाँ यूज करोगे, है ना। ऊपर अपन ने अभी इनके गुण पढ़े थे, भैया घृत के गुण क्या है, तेल के गुण क्या है, अब इनका प्रयोग कहाँ और कैसे होगा। तो सबसे पहले देखते हैं घृत। घृत में देखो कहाँ कहाँ होगा, बीपी लिख लो पहले तो बीपी के पेशेंट को अपन घी खिलाते हैं क्योंकि पित्त शामक होता है, तो बीपी मतलब वात पित्त प्रकृति, वात पित्तज रोग। छत छीण दाह, छत छीण कोई छत से छीना, किसी को चोट लगी है तो भी अपन उसको घी लगाते हैं, ये भी समझ में आ रहा है। शस्त्र विष अग्नि हत रोगी, कोई चीज से हत हो गया तो वहां भी घी लगाओगे। स्वकुमार्य बलवर्ण स्वर प्रसादन, है ना, बलवर्ण स्वर का प्रसादन जिसको चाहता है, अच्छी अच्छी चीजें, वहां भी याद कराया था मैंने, वो घी में चली जाएंगी। उसके बाद पूरे कामा जो है वो कहाँ है, घृत में। कामना अपन किससे करते हैं, घृत की। तो चक्षु कामा, आयु कामा, पुष्टि कामा, प्रजा कामा, दीप्ति और स्मृति, मेधा, अग्नि, बुद्धि, इंद्रिय बल, हेतु, सब अच्छी चीजें जितनी भी चाहिए वो सब घृत में आ जाएंगी, ऐसा याद रख लो सीधे सीधे, ठीक। उसके बाद आते हैं तेल पे। तेल पे सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट लिखा है प्रवद्ध श्लेष्म मेद और स्थौल्य, यही कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि भैया मेद कफ प्रवद्ध है, स्थौल्य का पेशेंट है, उसमें कौन सा स्नेह दोगे, स्नेह देना ही नहीं चाहिए क्योंकि स्थौल्य है और कफ मेद प्रमेद है, लेकिन कोई तो स्नेह होगा जो उष्ण होगा, तो आप तेल के गुण याद करो, मैंने आपको कल लेक्चर में पढ़ाया था।
कि नचा श्लेष्म वर्धनम त्वच्यम उष्णम तैलम योनि विशोधनम, बोला था ना हमने। त्वच्यम उष्णम मतलब उष्णवीर्य होता है, और नचा श्लेष्म वर्धनम मतलब श्लेष्म को नहीं बढ़ाता, इसलिए प्रबद्ध श्लेष्म मेद और स्थौल्य में तैल यूज होता है, क्योंकि उष्ण भी है और कफ को भी नहीं बढ़ाएगा और वात का स्नेहन भी कर देगा। कैसे समझ में आ जाएगा? वातज प्रकृति में तो ऑब्वियसली वात के लिए कौन है? तेल है। वातज प्रकृति तेल, वात पित्त प्रकृति पी से पित्त घृत, ऐसा याद रखना। वात व्याधि, ये भी समझ में आ रहा। कृमि कोष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूर कोष्ठ भी, तीनों को अंडरलाइन करो आप, तो स्टार लगाओ। कृमि कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ, नाड़ी व्रण, तीनों में तेल चलता है। तो कृमि और क्रूर कोष्ठ है ना, कृमि कोष्ठी, क्रूर कोष्ठी, नाड़ी व्रण में तेल चलता है, इसको स्टार लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृमि और क्रूर याद रखना। तो क्रूर कोष्ठी में अपन एरंड तेल से विरेचन देते हैं, ऐसा याद रख लेना भाई। कृमि क्रूर कोष्ठी है तो विरेचन काय से देते हैं? एरंड तेल से, ऐसा याद हो जाएगा। तो क्रूर कोष्ठी में आ जाएगा, कृमि कोष्ठी में भी आ जाएगा। और नाड़ी व्रण, कोई को अगर पस है, पस की या उसकी ट्रैक बन गई है, तो वहां भी अपन जात्यादि तेल डालते हैं, आपको याद होगा। फिशर या फिस्टुला होता है तो क्या करते हैं? जात्यादि तेल की बस्ती देते हैं, इसलिए नाड़ी व्रण में भी तेल आएगा। शरीर में बल, तनुत्व, लघुत्व, दृढ़ता हेतु, दृढ़ता से याद रखना, दृढ़ कब होते हैं अपन? जब अपन तेल की मालिश करते हैं, ऐसा याद रखना। और बलवान रोगी भी क्या कराते हैं? शरीर की मालिश कराते हैं। तो बल, तनुत्व, लघुत्व, दृढ़ता के लिए कौन सा स्नेह? तेल। त्वचा से स्निग्ध श्लक्षणता हेतु, त्वचा में स्निग्धता और श्लक्षणता के लिए क्या करेंगे? तेल। तो त्वचा में अपन क्या लगाते हैं? तेल ही लगाते हैं, वसा मज्जा घृत तो लगाओगे नहीं। त्वचा में श्लक्षता स्निग्धता हेतु तेल आएगा, ये भी क्लियर। तीसरा आता है वसा। वसा मैंने कल भी समझाया था गुण पढ़ाते हुए कि वसा मतलब जिसमें एक्सट्रीम पेनफुल या पेनफुल कंडीशंस आए, वो वसा। तो देखो, वात आतप सहा, पहले तो ये बात इंपॉर्टेंट है ना। तो वात आतप सहा मतलब जो वात के और आतप या धूप वूप को सहन करने की शक्ति हो जिस पेशेंट में, उसको वसा दो। ठीक। रूक्षा, रूक्षा बहुत ज्यादा रूक्ष हो। भाराद्व कर्षित, भार वार उठाने से कर्षित, कोई लेबर क्लास का पेशेंट हो। संशुष्क रेतो रुधिरा, ये आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए, क्योंकि पौरुषोपचय में कौन सा दे रहे थे अपन स्नेह, गुण आपको याद होने चाहिए पिछले। तो पौरुषोपचय मैंने बताया था आपको कि पौरुषोपचय मतलब शुक्र का बल बढ़ाने वाला स्नेह कौन सा? वसा, क्योंकि शुक्र में बल बसता है, ऐसा याद कराया था मैंने। शुक्र में बल बसता है ना, इसलिए यहाँ पे संशुष्क रेतु रुधिरा में वसा आएगा। ठीक। कफ मेद क्षया, अब ये इंपॉर्टेंट है। कफ मेद प्रबुद्ध थे तो तेल दे रहे थे, और कफ मेद बहुत कम है, क्षय है, तो फिर वसा देंगे। तो कैसे याद रखेंगे? मेद में कफ बसता है, तो कफ मेद क्षया क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा। तीक्ष्ण अग्नि, ऑब्वियसली वसा पचाने के लिए अग्नि बहुत तीक्ष्ण चाहिए, है ना। अस्थि संधि सिरा स्नायु मर्म कोष्ठी महारुजा, महारुजा मैंने बताया था आपको, पेनफुल कंडीशन वसा में जाएंगे। और स्त्रोतावृत बलवान वायु प्रकोप, बलवान वायु से ही तो पेन होगा, इसलिए बलवान वायु प्रकोप में भी क्या दोगे? वसा। ऐसा याद रखना है इसको, कि जो भारद्व कर्षित है, वातातप सहा रूक्षा है, संशुष्क रेतो रुधिरा है, वहां पे आप वसा देना है। कैसे याद रखेंगे? रूक्ष गुण वात में बसता है, ऐसा लिख लो। रूक्ष गुण वात में बसता है, मतलब वात आतप सहा और रूक्षा जो है वो कहाँ है? वसा में है ना। लास्ट देखते हैं मज्जा। तो मज्जा में देखो क्या लिखा है? दीप्ताग्नि, दीप्ताग्नि यहां भी है। ऊपर क्या था? तीक्ष्णाग्नि। एक क्वेश्चन ये बना, एक क्वेश्चन क्या हुआ ना, तीक्ष्णाग्नि में वसा और दीप्ताग्नि में मज्जा, कैसे याद रखेंगे? तो दीप्त मतलब क्या होता है? किसी चीज को दीप्त या दिया जलाने में मजा आता है, ऐसा याद रखना, लिख लो वहां पे। दिया जलाने में मजा आता है, मतलब दीप्ताग्नि मज्जा, लेकिन तीक्ष्णाग्नि वसा। ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे तो दिया जलाने में मजा आता है, मतलब दीप्ताग्नि मज्जा में आ गया। क्लेश सहा, क्लेश, तो किसी में क्लेश कराने में अपने को मजा आता है। कहीं क्लेश हो रहा है या कहीं लड़ाई हो रही है, अपन बोलते हैं ना कलेश हो रहा है वहां देखो। तो मजा कब आता है आदमी को? जब दूसरे के घर कलेश होता है, क्योंकि कंफ्यूज आपको करेगा ये वात आतप सहा से। क्लेश सहा कहाँ है? वात आतप सहा कहाँ है? वात आतप सहा तो आ गया वसा में, और क्लेश देखने से मजा आता है, ऐसा याद रख लो, है ना। घसमरा, घसमरा बहुत बार पूछा है।
घसमरा मतलब जो बहुत ज्यादा, जिसकी डाइट बहुत ज्यादा हो, घसमरा हो जो पेशेंट, मतलब बहुत ज्यादा खाना वाना खाता हो, ऐसे पेशेंट को मजा देना है, मज्जा, है ना। तो घसमरा अलग से याद रखना, घसमरा, मज्जा, मज्जा। सदा स्नेह सेविना, सदा स्नेह का सेवन, जो सदा से स्नेह का सेवन करते आ रहे हैं उनको अपन क्या देते हैं, सदा स्नेह सेवन को मज्जा। एक मिनट, ठीक है। तो सदा स्नेह सेवन तो कैसे याद रखेंगे, मजा सदा आना चाहिए, मजा जो है वो सदा आना चाहिए आदमी को, बिना मजे के मजा ही नहीं आता है ना। तो सदा मजा आना चाहिए, मतलब सदा स्नेह सेवन को क्या दे रहे हैं अपन, मज्जा। वातारता उससे भी इंपॉर्टेंट, वातारता क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वात आतप सहा वसा में है। तो याद रखने का क्या तरीका है कि वात और आतप मतलब धूप और हवा एक दूसरे में बसते हैं, अगर धूप रहेगी तो हवा भी चलेगी, गर्म हवा, तो ऐसे याद रखना है। वातारता अकेला है ना, वातारता। तो केवल बात करने में मजा आती है, ऐसा याद रख लो, केवल बात करने में मजा आती है, मतलब वातारता मज्जा में है, और वात के साथ आतप आ गया तो फिर वो वसा में चला जाएगा, क्योंकि वसा आतप में वायु जो है वो बसती है, मतलब वात के साथ आतप है तो वसा, केवल वातारता है तो मज्जा। फिर आता है क्रूर कोष्ठा, अभी अपन ने पढ़ा था क्रूर कोष्ठी को अपन काय में दे रहे थे, तेल में भी दे रहे थे, और यहाँ मज्जा में भी आ गया है ना। तो क्रूर कोष्ठी में विरेचन देने में मजा आता है, क्रूर कोष्ठी दोनों तरफ लग गया, इसको स्टार लगा लो, याद आ जाएगा, ऐसी दोनों में है, मज्जा और तेल दोनों में। ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट था, अच्छे से रटना इसको। उसके बाद देखते हैं स्नेह प्रकर्ष काल, तो मृदु कोष्ठी में 3 दिन में हो जाता है, क्रूर कोष्ठी में 7 दिन में हो जाता है, पता है आपको, 7 दिन बाद 7 में हो जाता है। देखो क्या बोला, स्नेह योग्य, चरक के हिसाब से स्नेह किसको देना चाहिए, स्वेद्या मतलब जिसका स्वेदन होना हो, पहले स्नेहन देंगे, जिसको स्वेदन कराना है आपको पहले आप स्नेहन दोगे ना, तो स्वेद्या। शोधितव्याश्च, किसी का शोधन होना हो, वमन या विरेचन देना हो तो भी पहले स्नेहन देंगे ना। रूक्षा, जो रूक्ष हो और वात विकार से पीड़ित हो, ये भी समझ में आ रहा है। व्यायाम मध्य स्त्री नित्या, जो व्यायाम मध्य और स्त्री सेवन नित्य रूप से करता हो तभी तो रूक्ष होगा वो, है ना। स्नेह सूर्य चिंतका, चिंतका मतलब टेंशन में जो रहता है, शोक में, उसको भी स्नेह देना चाहिए, क्योंकि टेंशन ले लेके उसने वात बढ़ा लिया है। तो पढ़ के समझ में आती है लाइन की किस लाइन को बोल रही है, ऐसा पढ़ना सीखिए कि स्वेद्य मतलब स्वेदन जिसका होना उसको क्या दोगे, स्नेहन। शोधितव्या, जिसका शोधन होना उसको भी स्नेहन। रूक्षा वात विकार, रूक्ष वात विकार से पीड़ित है तो एकमात्र चीज स्नेह नहीं है अपने पास। व्यायाम मध्यस्थी नित्या, इससे भी रूक्षता बढ़ेगी तो स्नेहन देना चाहिए। तो पढ़ के समझ में आ रहा है कि स्नेहन की कंडीशन है। देखो, जिनको स्वेदन कराना हो, रूक्षवात व्याधि से पीड़ित, नित्य व्यायाम मध्यस्थी प्रशंका स्वयं चिंताशील व्यक्तियों को क्या देना चाहिए, स्नेहन, क्योंकि चिंता से वात बढ़ता है। लिख लेना आप। स्नेह अयोग्य कौन है, जिसमें ऑलरेडी कफ या मेद बढ़ा होगा, देखो उरुस्तंभ ऑलरेडी कफ मेद है, आमवात ऑलरेडी आम लिखा हुआ है, उत्सन्न कफ मेद वाले रोग, कफ मेद इसमें ऑलरेडी बढ़ा है तो उसमें स्नेह कैसे दोगे, मत दो। मंदाग्नि, जिनकी अग्नि मंद है, स्नेह पचा ही नहीं पाएंगे। गर्भिणी, गर्भिणी को नहीं देना है। तालुशोष, इसको स्टार मार्क करो, तालुशोष के क्योंकि समझ में नहीं आता है कभी कभी अब तक तालुशोष को क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि तालुशोष में तृष्णा से पीड़ित रहता है आदमी, तो उसको स्नेहन कैसे दोगे, है ना। देखो देखिए, तालुशोष, तृष्णा, मूर्छा, अन्न द्वेषी, छर्दी हो रहा है जिसको, उदर रोगी, आम दोष, विषाक्त रोगी, दुर्बल, क्षीण, जिन्हें नश्य बस्ती दी गई हो, और किसी एक भी नश्य बस्ती कोई पंचकर्म चल रहा हो किसी का, तो उसको तुरंत स्नेह नहीं देते, बोलते ना अपन 7 दिन का गैप रखना एक प्रोसीजर के बाद। तो ये अयोग्य भी समझ में आ रहा है। सम्यक स्नेह अति स्निग्ध के लक्षण बड़े इंपॉर्टेंट है भैया। सम्यक स्निग्ध कब होगा पेशेंट, देखो जब उसके वात का अनुलोमन होगा, वात अनुलोम्यम, दीप्तो अग्नि, अग्नि उसकी दीप्त रहे, है ना। वर्चा स्निग्धम असंहतम, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्च मतलब उसका जो पुरीश है वो स्निग्ध रहे, बिल्कुल स्मूथ, चिकना, और असंहत मतलब सॉलिड ना रहे, लिक्विड रहे। असंहत मतलब जो एक जगह पे ठहरे ना, स्नेहन के कारण वो फैलने वाला हो। तो ये भी आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि सम्यक स्नेहन के लक्षण है। असंहत,
वर्च स्निग्ध कब होगा? जब स्नेहन सम्यक रूप से हो जाएगा, तभी तो आप समझोगे। और असहनत मतलब एक जगह पे इकट्ठा ना हो, मतलब स्नेहन के कारण वो फैल रहा है, मतलब आप समझ जाओ कि स्नेहन अब अच्छे से हो गया है। तो असहनत पुरीश और स्निग्ध पुरीश सम्यक स्नेहन के लक्षण है। मार्दवम स्निग्धता चांगे, अंगों में स्निग्धता और मृदुता लगती है पेशेंट को, और स्निग्धता च उपजायते। ये और सबसे इंपॉर्टेंट सुश्रुत ने सम्यक स्नेहन के लक्षण में ग्लानि का होना बताया है। इसको स्टार लगाओ। ऑब्वियसली कोई आपको 7 दिन घी पिलाएगा तो 7वें दिन आपको लगेगा ना उससे ग्लानि हो जाएगी बिल्कुल घी के नाम से। इसलिए ग्लानि सम्यक लक्षण में आता है कि नॉर्मली होता है पेशेंट में। तो ग्लानि देख के अयोग्य मत लगा देना, या अति स्निग्ध के या अस्निग्ध के, सम्यक का लक्षण है। बाकी तो पढ़ के समझ में आ रहा है। मृदुता आएगी, स्निग्धता आएगी, स्निग्ध असन्हत वर्च हो जाएगा, दीप तो अग्नि हो जाएगी, वातन लोमन हो जाएगा, तो सम्यक लक्षण है। अस्निग्ध पढ़ के समझो जिसमें स्नेहन अच्छे से ना हुआ हो, मतलब वात के लक्षण दिखेंगे। जैसे पुरीशम ग्रथितम, देखो पुरीश अगर ऐसा नहीं है, अपन ने क्या पढ़ा था सम्यक में, असन्हत मतलब जो पिंड रूप में या संहत रूप में एक जगह नहीं रहता हो, मतलब ग्रथित हो। पूरी जो है वो ग्रथित हो, ग्रंथि के समान आ रहा हो, मतलब स्नेहन अभी पूरा हुआ ही नहीं है। रूक्षम वायु प्रगुणो मृदु, वायु जो है वो प्रगुण दिशा में हो गई है, वायु का अनुलोमन ना होकर प्रगुणता आ गई है ना। पक्ता खरत्वम रोक्षम, मृदु पक्ता, तो खरता हो पेशेंट में, रूक्षता हो, गात्र स्निग्ध लक्षण। तो खरता रूक्षता आएगा तो पढ़ के समझ जाना आप क्या स्निग्ध की बात हो रही है, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं। ठीक है। पुरीश ग्रथितम से भी याद हो जाएगा, ग्रथित पुरीश कब आएगा? जब स्नेहन नहीं होगा तब, इसलिए अस्निग्ध के लक्षण है। अति स्निग्ध में देखो क्या होगा, कफ के लक्षण मिलेंगे, ज्यादा स्नेहन दे दिया तो देखो पांडु गौरव जाड्यम पुरीशस्य अविपक्वता, ये पुरीशस्य अविपक्वता को स्टार मार्क करिए। पुरीशस्य अविपक्वता वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 चीज है अपने पास, और तीनों बहुत इजी अंडरस्टूड भी है, देखोगे अगर तो समझ में आएगा। है ना, ये पुरीशस्य अविपक्वता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज है देखो, सम्यक स्निग्ध में पुरीश कैसा रहेगा? स्निग्ध रहेगा और असन्हत रहेगा। असन्हत मतलब जो एक जगह पे इकट्ठा ना रहे, तो आप समझ जाओगे सम्यक स्निग्ध। पुरीश ग्रथित है मतलब, ग्रथित है मतलब अभी ग्रंथि बन रही है, मतलब स्नेहन हुआ ही नहीं है, तो अस्निग्ध है। और जिसमें पुरीशस्य अविपक्वता बोल दे, वेरी इंपॉर्टेंट, पुरीशस्य अविपक्वता मतलब पुरीश जो है वो विपक्व या पका नहीं है, अभी पक्व लिख रहा है, तो ये अति स्निग्ध हो गया, मतलब अब आमता दिख रही है आपको उसमें, भारी हो गया है पुरीश। पुरीशस्य अविपक्वता अच्छे से याद रखना, अपक्वता अति स्निग्ध का लक्षण है। अति जब करोगे तो कोई भी चीज पक जाएगी, ऐसा याद रख लो। कोई भी चीज की अति करने से वो चीज पक जाती है। आप भी कहीं पे बैठे रहते हो, कोई अति कर देता तो आप पक जाते हो, ऐसा याद रखना। तो अभिपक्वता लक्षण अति स्निग्ध का है। पांडु गौरव तो जाड्यम पढ़ के समझ में आ रहा, पांडुता गौरव जाड्यम सब कफज विकार है, इसलिए अति स्निग्ध में ही आएंगे। तंद्रा रुचि उत्कलेश भी कफज विकार है, इसलिए अति स्निग्ध में ही आएंगे। ये सब पढ़ के समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अष्टांग हृदय देखो क्या बोला, अति स्निग्ध पांडुत्वम घ्राण वक्त्र गुद स्त्रवम, समझ में आ रहा है ये भी। भाई घ्राण मतलब कान नाक, वक्त मतलब मुख, गुद मतलब गुदा, सब जगह से स्त्राव का होना, मतलब आपने स्नेहन बहुत ज्यादा करा दिया है तभी तो हो रहा है ना। बस, तो घ्राण मुख गुद स्त्रवम भी समझ में आ रहा है कि अति स्निग्ध का ही लक्षण हो सकता है। पांडु सबको पता है ना, पांडु भी सबको पता है, पांडुत्वम कैसे होता है, पांडु कफज विकार है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्नेहपान से पूर्व भोजन, ये एक अलग तरीके पे चलेगा, अपन स्नेहपान पे आ गए है ना। तो स्नेहपान से पूर्व भोजन कैसा है, तो स्नेहपान से एक दिन पूर्व कैसा देना है, द्रव उष्ण अनिबिष्यन्दी नाति स्निग्ध, ऐसा भोजन देना है।
मतलब उष्ण भोजन देना जो अभिसंधि ना हो। ठीक। संशोधन के लिए रात्रि भोजन जीर्णोपरांत, वेरी इंपॉर्टेंट। संशोधन के लिए अगर आप किसी को स्नेह दे रहे हो, मतलब जिसका शोधन कराना है, उसके लिए अगर किसी को स्नेह दे रहे हो तो आपको कब देना है? जब रात्रि का भोजन पच गया हो, जीर्णोपरांत, जीर्ण अन्न की कंडीशन में देना है आपको। और संशमन हेतु अगर आप स्नेहन दे रहे हैं, मतलब किसी को केवल स्नेहपान देना है, आगे शोधन वोधन नहीं देना है, आपको सिर्फ स्नेहन देना है उसको, तो अब आपको भोजन के समय भूख लगने पे देना है उसको। दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है ना, समझने में भी इजी है। एक कंडीशन संशोधन है, उसमें आपको सिर्फ स्नेहन इसलिए देना है क्योंकि आपको शरीर में उसकी स्मूथनेस लाना है जिससे आगे संशोधन होगा। एक में संशमन देना है, मतलब आगे संशोधन नहीं होगा, यही प्रधान उपक्रम है आपका स्नेहन। तो वो आप कब दोगे? जब वो बिल्कुल भूखा रहे एकदम, उसको बहुत तेज भूख लगे, तब आप उसको स्नेहन दे दो, तो वो अच्छे से पच के पूरे शरीर में फैल जाएगा, तभी तो वो अच्छे से ट्रीट कर पाएगा। प्रधान कर्म की तरह, प्रधान कर्म में अगर स्नेहन देना है तो भूख लगने पे दो, लेकिन संशोधन के लिए देना है तो जीर्णोपरांत दो। भाई जब खाना जीर्ण हो गया हो, आराम से भूखा पेट ना हो, तब आप दे दो, लेकिन खाना जीर्ण भी हो गया। तो संशोधन के लिए जीर्ण और संशमन के लिए भूख लगने पे, दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कौन सी मात्रा? संशोधन के लिए देना है आपको मध्यम मात्रा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि स्नेहन वहां पे प्रधान कर्म रूप में नहीं यूज कर रहे आप सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि आगे इसका शोधन होना है, इस कारण आप उसे मध्यम मात्रा दे दो। संशमन में उत्तम मात्रा या प्रधान मात्रा इसलिए देना है क्योंकि यही आपका प्रधान उपक्रम है, आगे आप शोधन नहीं दे रहे, इसलिए आप यहीं पे प्रधान मात्रा दे दोगे। इसी को उल्टा कर दिया वाग्भट ने। वाग्भट क्या बोलते हैं? नहीं, संशोधन करना है तो उत्तम मात्रा दो और संशमन करना है तो मध्यम मात्रा दो। ऐसा याद रखना। पहले चरक का याद रखना कि भैया संशोधन है इसलिए प्रधान उपक्रम तो है नहीं स्नेहन, इसलिए मध्यम मात्रा दे रहे। संशमन में स्नेहनी प्रधान उपक्रम है इसलिए प्रधान मात्रा दे रहे। इसी का जस्ट उल्टा वाग्भट ने किया, ऐसा याद रख लेना। उसके बाद क्या बोलता है देखो, साम पित्त में केवल घृतपान और निराम पित्त में केवल घृतपान कराना चाहिए। तो साम पित्त अगर है मतलब आम इन्वॉल्व है, तो आम अगर है तो आप केवल घृतपान तो दे ही नहीं सकते ना उसको, क्योंकि और आम बढ़ जाएगा, इसलिए निषेध है। और निराम पित्त है तो केवल घृतपान उसको दे दो, ये भी अंडरस्टूड है। स्नेह व्यापद 19, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, पर 19 है तो दिखा है तो देख लेना एक बार। तंद्रा उत्क्लेश अनाज वरिष्ठम विसंगता रुचि उदरोग स्तमित तृष्णा जिह्वा स्तंभन आमदोष, ये सभी दिख रहे हैं आपको कि ये क्लियर कट कफज रोग है ना, और त्वचा के रोग हैं, इसलिए स्नेह के व्यापद है। ठीक है। स्नेह अजीर्ण तृष्णा की चिकित्सा वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को स्नेहन के कारण अनडाइजेशन हो गया, स्नेह नहीं पचा और तृष्णा हो गई उसको, तो क्या करोगे? स्नेह के अजीर्ण होने पर यदि प्यास की अधिकता हो जाए तो वैद्य रोगी को वमन कराए। कैसे? लवण उष्ण जल से, लिख लो, मतलब उष्ण जल में नमक मिला के तुरंत वमन करा दो। और इसी स्तर पर भी तृष्णा शांत ना हो तो शीतल जल पिला के और रूख अन्न खिलाकर पुनः वमन करा दो, है ना। अगर फिर भी शांत ना हो तो शीतल जल पिलाओ, रूख अन्न खिलाओ, फिर वमन करा दो, मतलब बस वमन कराना है। उसके बाद देखते हैं चरक ने क्या बोला। देखो, शीतल जल पिला के वमन बोला चरक ने। चरक बोलते हैं कि भैया शीतल जल पिला के वमन कराओ, लेकिन सुश्रुत क्या बोलते हैं? उष्ण जल पिला के वमन कराओ। अष्टांग संग्रह जी क्या बोलते हैं? शीतल जल से सिर और मुख का धोना स्नेह का वमन। शीतल जल से सिर मुख धुला दो बोले, और फिर स्नेह जो है उसका वमन करा दो। इसी से भी शांत ना हो पर शीतल जल पे पिल पीकर रूक्ष अन्न खिलाकर वमन कराओ, और ये भी सुश्रुत नहीं बोला। और कफवात प्रकृति साम दोष है तो उष्ण जल पिलाकर वमन करा दो, ये भी अंडरस्टूड है। कफ है प्रकृति साम दोष है तो उष्ण जल पिला के वमन करा दो, ये स्नेह जीर्ण, मतलब केवल मिला के वमन कराना है, अपने को कुछ नहीं करना। किसी ने बोला शीतल जल में कराओ, किसी ने बोला उष्ण जल में कराओ, है ना। सुश्रुत ने उष्ण जल, चरक ने शीतल जल, और संग्रह ने 3-4 चीजें बता दी। प्रस्कंदन क्या है? विरेचन का पर्याय, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्कंदन, प्रस्कंदन प्र वाले दोनों विरेचन के पर्याय हैं, अभी याद रख लो, स्टार लगा लो। प्रस्कंदन और प्रशेका दान, प्रस्कंदन प्रशेका दान दोनों ही विरेचन के पर्याय हैं, स्टार लगा के लिख लो। प्र वाले दोनों ही विरेचन के। चिकित्सा देखो, वमन स्वेदन स्तंशन रूक्षपान तक्रादिष्ट त्रिफला का प्रयोग, ये इसकी चिकित्सा का है कि स्नेह जीर्ण की। वमन करा दो, स्वेदन करा दो, है ना, रूक्षपान दे दो, तक्रारिष्ट दे दो, त्रिफला का प्रयोग दे दो, ये स्नेह व्यापक की चिकित्सा है ऑब्वियसली।
भाई स्नेह जिसको ज्यादा हो गया है तो उसको आप क्या कर दोगे, रूक्ष चीजें दोगे ना बस। वमनात् स्नेह का प्रयोग देखो, वमन के लिए अगर स्नेह दे रहे हो आप, किसी को वमन देना है और इसलिए स्नेह दे रहे हो, तो स्नेहपान के एक दिन बाद जब उष्ण मांसरस भात खिला के वमन करा दो। स्नेहपान के एक दिन बाद, है ना, एक दिन को स्टार लगाओ। लेकिन विरेचनात् अगर स्नेह दे रहे हो और आप स्नेहपान के बाद विरेचन कराना है, तो फिर स्नेहपान के 3 दिन बाद विरेचन कराना चाहिए। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। ये स्टार मार्क का पॉइंट है। तो याद रखना कि नॉर्मल ओपीडी प्रोसीजर में आप वमन ज्यादा कराते हो, विरेचन कम कराते हो, है ना, इसलिए वमन में ज्यादा वेट नहीं करना, एक दिन में दे दो। विरेचन बहुत कम कराते हैं अपन, इसलिए उसमें 3 दिन वेट करना चाहिए, ऐसा याद रख लेना। पंच प्राश्रित की पेय क्या है? 5, और प्रश्रुत मतलब प्रश्रुत, जिसमें 5 चीज हो और पांचों एक एक प्रश्रुत में हो। 5 चीज कौन सी? एक तो चारों स्नेह, घृतैल वसा मज्जा, और एक मिला लो टंडुल, टंडुल भी एक, तो 5 हो गए। और पांचों एक एक प्रश्रुत है, इसलिए इसको पंच प्रश्रुति की पेय बोलते हैं, है ना। तो पंच प्राश्रुति की पेय में क्या है? चारों स्नेह है और एक टंडुल, चावल के साथ चारों स्नेह मिला के उसको पंच प्रश्रुति की पेय बोलते हैं। सभी एक एक प्रश्रुत होते हैं, इसलिए पंच प्रश्रुति की पेय बोला है। सलवण स्नेह क्या होता है? देखो, लवण मिश्रित सभी स्नेह है, लवण मिश्रित सभी स्नेह जितने भी होंगे वो शीघ्र स्नेहन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि लवण अभिसंधि, अरूक्ष, सूक्ष्म, उष्ण और व्यवाही होता है, मतलब फैलने वाला होता है, सूक्ष्म होता है, इसलिए जल्दी स्नेहन कराएगा। विचारणा योग्य, विचारणा मतलब जिनको किसी चीज में मिला के स्नेह देना है, ऐसे लोग कौन है भाई? किसको स्नेह आप किसी चीज में मिला के दोगे? जो डायरेक्ट पीने में असमर्थ रहेगा, ऑब्वियसली उसको ही दोगे ना। तो स्नेह द्वेषी, स्नेह नित्या, है ना, मृदु कोष्ठी, क्लेश सहा, नित्य मध्य सेवी व्यक्तियों, इन व्यक्तियों में आपको स्नेह किसी चीज में मिला के देना चाहिए, क्योंकि इनको स्नेह ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिया भी जा चुका है या स्नेह से द्वेष करते हैं, है ना। वाग्भट्ट को क्या बोलते हैं? भोजन के पूर्व पिया स्नेह शरीर के अधोभाग को। भोजन के पूर्व अगर आपने स्नेह खिलाया तो शरीर के अधोभाग को देगा, पूर्व मतलब अधो। भोजन के मध्य में पिया स्नेह मध्य, मध्य भाग को, और भोजन के उपरांत पिया गया स्नेह ऊर्ध्व भाग को रोगों को नष्ट करता है। वाग्भट ने स्नेह उद्वेग कर 7 सद्या स्नेहन योग बताए। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने बताए सद्या स्नेहन वाले? इनने 7। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या याद रखने की जरूरत है कि पूर्व में अधो, मध्य में मध्य और अंत में ऊर्ध्व, ऐसा याद रखना। तो भोजन के 3 कंडीशन होती हैं, पहले, बीच में और बाद में। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है? पहले और बाद में, क्योंकि मध्य में तो मध्य दोष ही रहेगा भाई, भोजन के मध्य में स्नेह दोगे तो मध्य शरीर को करेगा। कंफ्यूजन होता है भोजन के पहले में और भोजन के बाद में। तो भोजन के पहले अपन चीजें देते हैं कहाँ? तो वो नीचे अपान वायु पे जाती है, आप सबको पता है। भोजन के 15 मिनट पहले देने वाली चीज जो है वो अपान वायु पे काम करती है, इसलिए भोजन के पहले दिया वाला कहाँ जाएगा? अधो भाग में। भोजन के मध्य में मध्य भाग में। भोजन के अंत में दिया तो वो ऊर्ध्व भाग में जाएगा, क्योंकि उदान वायु चलती है फिर। ये चीज याद रखना। ये आपका स्नेहन खत्म होता है ना। कल से अपन स्वेदन स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ में अपन, मैं आपको सुश्रुत चिकित्सा 31 से 40 तक के नोट्स भी दूंगा, जिसमें पंचकर्मों का वर्णन है। यहीं से अपन उसके भी निपटा लेंगे, कुछ नया मिलेगा तो। ठीक, चलिए।